हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज यकीनन डॉक्टर मुक़्तदिर ख़ान साहब हमारे साथ हैं। आप जानते हैं अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपना शो करते हैं, ख़ानवर्सेशन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, यूनिवर्सिटी में अमेरिका की पढ़ाते हैं। उनको पहले कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि एक रिपोर्ट आई है आईएमएफ की तरफ से, बल्कि मैंने उसको ट्विटर पे भी लगाया था कि जो ग्रोथ रेट है 2022, 2023 एंड 2024 में इंडिया और चाइना लीड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया सबसे आगे है। एक इस हवाले से बात करनी है। आप लोगों का गालिबन बजट भी पेश हो रहा था अभी आज या कल में। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में हालात, एक तो आईएमएफ की टीम इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद है, 9th ऑफ फरवरी तक हमने उनको सारी चीज़ें क्लियर करके देनी है। साथ में सिक्योरिटी मसाइल, आपसे पहले भी इस हवाले से बात हुई है, टीटीपी का थ्रेट है, पेशावर में जो डेडली अटैक किया है, मोर देन 100 लोग जो हैं उनकी जानें गई है और तकरीबन 150 लोग जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। सर, जी। ये तीनों चीज़ें इंडिया, पाकिस्तान, टीटीपी, इकोनॉमी डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा सर कि इंडिया यानी कंटिन्यूअसली 2022 में भी 6 से ऊपर उनका ग्रोथ रेट था, 2023 में भी वो उसको इसको मेंटेन कर रहे हैं और 2024 में भी वो मेंटेन रखेंगे, 6 से ऊपर रहेगा। सर, क्या कहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं इस रीजन में? पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, नेपाल, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश शायद कंपैरेटिवली बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी, बड़ी पॉपुलेशन भी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है? वजह क्या है? सर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, जी, डिफरेंस कल्चर में भी है। ओके, कल्चर में भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर साउथ एशिया, नहीं, थोड़ा फ़र्क है। मतलब राइट, मुसलमानों ने तो कहा था ना कि 2 मुल्क हैं, 2 बिल्कुल। डिफरेंट नेशंस हैं। हाँ, ट्रू कल्चर नेशन ये थियरी है। अब भी पढ़ाई जाती है हमें यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो वो जो बेसिक डिफरेंस है इंडिया और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि मैं आपको साफ बता दूंगा कि वो जो फर्क जिसके बारे में आप बात करूंगा वो इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी है। ओके, सो सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानी। दो तीन चीजें हैं। एक, इंडियंस शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं जाते। दे दे विल टेक द राइट पैथ, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फजूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते। ये शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था। जी बिल्कुल, आप जब खास तौर से साउथ इंडिया में जब आप किसी साउथ इंडियन बंदे को देखते हो और उसको देखकर आप जो भी उसकी हैसियत का एस्टिमेट करते हो, यकीनन वो उससे 3 4 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, सो देयर इज नो फ्लैशीनेस, इस तरह नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो फर्क है इस के इंडियंस ने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज थ्रू एजुकेशन। ओके, हाँ, तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं। बेशक, देयर आर नो अदर शॉर्टकट। पढ़े और जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा। हाँ, ये और बात है कि थोड़े डिस्टॉर्शंस हो गए थे सिस्टम में। जो थ्री इडियट्स का नाम का एक मूवी आया था विच काइंड ऑफ हाईलाइटेड कि जी, लोग जॉब्स की तलाश में चले जाते हैं, यू नो। अगर आप कहें कि मैं मेरे जब मैं बड़ा हो रहा था, अगर आप कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा तो मुझे कहते हैं लोग कह पूरा सेड कि भूखे मर जाओगे, फकीर हो जाओगे, इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर करो। सो बिल्कुल स्टेम पे सही, काफी एम्फेसिस बिल्कुल, था। सो देयर इज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट ऑफ एजुकेशन। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो लोग अमीर फैमिली से आते हैं वो भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, ऐसा ऐसे नहीं है कि सस्ते, जैसा कि अंबानी साहब, वो वॉर्टन को गए, इवन टू द बेस्ट बिजनेस स्कूल। ये और बात है, एडमिशन में थोड़ी आसानी होगी होगी, बट ही कुड हैव बिल्कुल, गॉन टू अ सेकंड रेट स्कूल, बगैर पढ़े एमबीए ले सकते थे वो। बट ही एक्चुअली वेंट टू अ स्कूल वेयर ही वुड हैव हैड टू वर्क हार्ड इन एवरी क्लास। जी, वॉर्टन में ऐसे ग्रेड्स नहीं देंगे उनको, एडमिशन दे देंगे शायद पैसे वाले हैं इसलिए, बट अदरवाइज
they will not give grades, and he passed, he got his MBA. तो इस तरह के अमीर लोग भी पढ़ते हैं. So one thing is that it is focused on that. दूसरी चीज ये है कि there is a culture of to a great extent इंडिया में ये कटिंग कॉर्नर्स वाला चक्कर नहीं है. अगर आप ये कॉर्नर्स जो कट करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है, आपका भी और सिस्टम का भी. बिल्कुल. सिस्टम रोबस्ट नहीं होते और सिस्टम्स बिगिन टू कोलैप्स. तो ये दो चीजें नहीं है. तीसरी चीज ये है कि शुरू से लेके आखिर तक इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ वेरी गुड लीडरशिप. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान को ले लें, तो मैं इश्तियाक अहमद साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की कुछ रिसर्च वगैरह पढ़ रहा था कि आपकी पाकिस्तान की फाउंडेशनल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप वाज वेरी थिन. जिन्ना के अलावा कौन, लियाकत अली बने थे आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या स्टैचर थी? कुछ भी नहीं. इंडिया में देख लें आप, नेहरू थे, गांधी थे, मौलाना आजाद, देयर वाज लाइक अ प्लेथोरा ऑफ लीडर्स, कई लीडर्स थे ना. और सो वो दैट हैज रिमेन्ड. मतलब इंडिया की जो लीडरशिप रही है वो पढ़े लिखे. आपको पता है नरसिम्हा राव वाज की उर्दू इतनी अच्छी थी, शायरी से इतना ज़ौक था कि ही वाज लाइक एन उर्दू स्कॉलर. प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ, जो हैदराबाद से थे. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिया. आप नेहरू की किताबें पढ़ लें, जो किताब नेहरू ने लिखी, जो किताबें इंडिया के लीडर्स. सो इंडिया हैज हैड गुड लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ओके. और दूसरी चीज है, ये अमेरिका भी इसमें लकी रहा. जो हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे, बेन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन को ऑफर किया था कि आप बादशाह बन जाए अमेरिका का, एंड ही डिक्लाइंड टू डू दैट. कभी सुना है ऐसी मिसाल? मुस्लिम दुनिया में तो नो, सवाल ही नहीं पैदा नहीं हो होता. सकता, बिल्कुल प्रेसिडेंसी पॉसिबल को नहीं है. हटा के बादशाह बनने की चक्कर होती है, बिल्कुल. राइट? So India was lucky with not only its founding fathers but continuously leadership. और क्योंकि तालीम पे इतना ज्यादा जोर था कि there are lots and lots of people who provide intellectual leadership not only on the top but at various levels. इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन स्केल का बहुत फर्क है. जिस आपके पास मुझे लगता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, जितना निकाल सकते हैं निकालते हैं, और पैसे बाहर भी जाते थे. इंडिया का करप्शन में पैसा अंदर ही रहता है. अंदर ही रोटेट होते रहता है. यू कैन सी दैट. सो दे आर नॉट, इंडिया को नहीं लूट रहे हैं. इंडिया के जो लोग करप्ट है वो बस लॉ को सर्कमवेंट कर रहे हैं. देयर इज वन थिंग. दूसरी चीज ये है कि इंडिया में पिछले 10-15 साल में एक किस्म का मास अवेयरनेस आ गया कि ये मेरा मौका है, दिस इज माय चांस. यू नो, मैं जब माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेलते थे, मैं बहुत शौकीन था बास्केटबॉल का. सो आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर इंस्पिरेशन. जी. और मैं थोड़ा बहुत एक आध अमेरिकन स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को मिसालें दे सकूं अबाउट स्ट्रेटजी वगैरह ना. तो वो दे विल अंडरस्टैंड दैट बेटर कि मैं क्रिकेट की मिसालें दूं. तो आई यूज्ड टू वॉच हिम प्ले. लेकिन एक जो खूबी थी माइकल जॉर्डन में वो थी कि 4 सेकंड है, आपको 5 पॉइंट चाहिए. वो छुपता नहीं था. He wanted the ball in his hand. He would be right there in the front. वो सर्कल के पास आके वो he's ready to shoot. हारे या जीते उसके हाथ में होती थी. हाँ, you know that is leadership. वो छुपता नहीं. हमारे पास और इसको सियासत में ले, अब इंडिया में भी ऐसी अवेयरनेस आ गई कि now is the time to shoot the ball. और कई लोग are trying to move forward with this कि इंडिया के लिए ये हिस्टोरिकल मौका है कि we can become what we always wanted to be, a world power. देखिए, सब लोग want to become world power. इंडिया में एक बहुत ही अजीब एहसास है कि we are great, we just have to show that we are great. वैसा है. It is not about making India great. We assume that India is great. It's just that we are not able to show it to the rest of the world. Yeah. अब मौका मिला है historic to show. So everybody is trying to do something great. थोड़े 1-2 साल पहले मैं पढ़ा था कि a lot of इंडियन अमेरिकन्स के बच्चे जो यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए और जो टॉप स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें $1 लाख $2 लाख की है,
वो ये जॉब छोड़कर इंडिया जा रहे थे, बिकॉज इट वाज एक्साइटिंग टू बी पार्ट ऑफ सो इंडिया रिसर्जेंस ना। तो सो तो भी ये सारी चीजें हो रही है। एक तो एक कल्चर ऑफ अचीवमेंट, focus on education, no cutting corners, plus this moment of glory, ये सारी चीजें हो रही है इंडिया में। और आपके पास अनफॉर्चुनेटली सारी इसके अपोजिट ऑपोजिट है, चीज, एग्जैक्टली हर चीज में क्योंकि ऑपोजिट हो रही है। So that's why the आज difference in the, आज एक रिपोर्ट आई है कि हमारे यंगस्टर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ के, वो मतलब मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, या अगर कहीं और नहीं जा सकते तो गल्फ कंट्रीज में जाकर और मतलब अपनी जो स्किल्स हैं, हालांकि बड़े अच्छे लोग, तगड़े लोग भी हैं, लेकिन उनको भी जब ये लगता है कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, अभी नेक्स्ट डे में क्या हो जाए, या इवनिंग में अगर सुबह की बात है तो शाम में क्या हो जाए, तो ये परेशान करती है। और इसकी वजह से फिर लोग फ्लाई करते हैं और बहुत स्पीड से लोग निकल रहे हैं। यकीन करें कि एम्बेसीज डेट्स नहीं देती वीजास के लिए। एक तो चले पासपोर्ट की वजह है, लेकिन एक बहुत ज्यादा लोड की भी वजह से है कि हर कोई चाहता है कि जी किसी तरीके से अगर उसके पास कोई चांस है और प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास, या कोई वो यहाँ का प्रोफेशनल है, वो कहते हैं बस निकलो, किसी तरीके से निकलो। सर ये सर ये आपने जी मेरिटोक्रेसी की एक बात कहना चाहता हूँ जी मैं। सर, देखिए, हम वी लिव इन सोसाइटीज जहाँ पे नॉलेज इज क्रिटिकल, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज में जी रहते हैं, नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज में रहते हैं। जी बिल्कुल तो इन सोसाइटीज में अगर मेरिटोक्रेसी ना हो तो आप तरक्की नहीं करेंगे। बिल्कुल सो फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो है साउथ इंडियन ओरिजिन, हालांकि दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। उनको बेसिकली राज्यसभा से लेकर आ गए हैं जी गवर्नमेंट में। आई एम नॉट श्योर कि ही कैन कैंपेन और ही वुड लाइक टू कैंपेन लोकसभा के लिए, ताकि वो पॉलिटिक्स में आ गए, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज देयर फॉर हिज स्किल एज अ या डिप्लोमेट। बिल्कुल So Indian government did its best to get the best man possible in the job that he will do. That is यस important चीज ना सर। जी बिल्कुल ये नहीं कि बांट रहे हैं कि रिश्तेदारों को दे रहे हैं, बेटा हो है, चीचा है, बिल्कुल भांजा है, उसको जॉब्स दे रहे हैं। सो इफ दैट इज एट एवरी लेवल, नॉट जस्ट एक दो मिसाल नहीं दे रहा हूँ मैं कॉम्पिटेंस की। बिल्कुल है तो बिल्कुल इफ यू एम्फसाइज कॉम्पिटेंस और मेरिटोक्रेसी करें तो लोग बाहर उतना नहीं जाएंगे, अगर हाँ उनको इस बात का एहसास है कि अगर मैं मेहनत करूं तो चले जाए। मेरी यहाँ पर एक मस्जिद में एक साहब थे जो बहुत ही हाइपर नेशनल, भाई उनसे मैं सुन के हैरत होता था। वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान थे, मतलब इस हद तक के झूठ, वियर्ड फैक्ट्स हकीकत से बिल्कुल जुदा। मतलब अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इंडिया जीत गई, तो भी वो मुझे दूसरे दिन कहेंगे देखे कितना पाकिस्तान कितना दूर से जीता, इस तरह की थी। तो उनसे मैं यूजुअली उनको टॉलरेट करता था, काफी दोस्त भी थे, वो आना जाना भी था हमारा घर में। तो लेकिन एक दिन मेरा पेशेंस खत्म हो गया। अभी हम नमाज पढ़ के निकले, आदमी फेंक रहा है। तो मैंने कहा भाई, अगर आपको इतनी मोहब्बत है आपके मुल्क के साथ, तो आप लोग मुल्क में रहते क्यों नहीं है, मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? इतना कहते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए मुल्क बना है, हम ये करेंगे, पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो गो बैक एंड बिल्ड द कंट्री। तो वो क्या, आप क्यों नहीं जाते? मैंने बोला, मैंने आपको कभी तंग किया है इंडिया के बारे में बात करते हुए? कभी नहीं किया है। so that was the point, right? तो मैं एक बिल्कुल चीज सही कह रहा हूँ कि ये हॉलो पेट्रियटिज्म है, या सब्सटेंटिव पेट्रियटिज्म नहीं है, ये या हॉलो पेट्रियटिज्म है। और और दैट हॉलोनेस हैज टू गो। अगर आपको सही मतलब, अगर दूसरी चीज ये है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी दे, उनको जरा साइन दे के देखो। अगर आप मेरिटोक्रेसी करें, परवेज हुडबाई को देखें, वो हमेशा रहे हैं पाकिस्तान, बिल्कुल ये नेवर लेफ्ट। या परवेज हुडबाई को आराम से अच्छी यूनिवर्सिटीज में दुनिया बिल्कुल में कहीं सही, भी जॉब, बेशक बिल्कुल बट ही सही। स्टेड बैक, ही फॉट फॉर कंट्री। इतने गालियां उनको देते हैं, ही इज द ट्रू पेट्रियट ऑफ पाकिस्तान मेरी नजर में। सर लेकिन अफ़सोस हुद भाई हो या डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हो या उस उनकी तरह के और एक मियाँ साहब, मैं नाम बोल रहा हूँ उनके, जो इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं, वो आए और उसको फिर हमने उनके साथ क्या किया, या हुद भाई के साथ हम क्या करते हैं। ये तो बड़े तगड़े आदमी है, मैं मतलब बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, और बड़ा सीखता हूँ उनसे जब भी मौका मिले। तो उनके साथ हम क्या करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम
उन अपने जो असल हीरोज़ होते हैं उनके साथ हम बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं और जो फेक किस्म के लोग होते हैं उनको हम सर पे बैठाते हैं और उनकी वाह-वाह करते हैं। सर इस वक़्त आईएमएफ का पूरा एक डेलीगेशन आया हुआ है। पहले तो वो लोग आ नहीं रहे थे लेकिन फाइनली वो 31 जनवरी को वो आए इस्लामाबाद और अभी हमारी बात उनके साथ चल रही है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो कह रहे हैं जी 6.8 से नीचे कैसे आएगा? 7 पे क्यों नहीं जा रहा या 7.5 पे क्यों नहीं जा रहा? लेकिन दूसरी तरफ हम लोग इसमें फँसे हुए हैं कि यार किसी तरीके से ये 1.2 बिलियन डॉलर की जो इंस्टॉलमेंट है, ये आईएमएफ से किसी तरीके से मिला। हालाँकि 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो उनकी सेटलमेंट हुई है बांग्लादेश के साथ। शायद उधर कंडीशंस भी इतनी सख्त नहीं है क्योंकि वो ग़ालिबन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ़ॉलो करते हैं या उनका सिस्टम उन्होंने अच्छा बना लिया हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में। क्या करना चाहते हैं आप क्योंकि यू आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बट फिर भी एज़ एक्सपर्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अभी तक 23वाँ प्रोग्राम है हमारा आईएमएफ के साथ और हम हर दफ़ा यही रोना रोते हैं कि जी हमारे साथ उन्होंने बड़ी ज़्यादती कर दी। देखिए, द थिंग इज़ कि मैं वो डिटेल्स देख रहा था। ये पिछले 2019 से ये तीसरी बार आप चुंगल में आ रहे हैं जी, बिल्कुल। आईएमएफ के, राइट? बिल्कुल। तो इससे पहले आप ऑलरेडी 7 बिलियन का रिलीफ पैकेज ले चुके हैं। जी, बिल्कुल। इस बार भी कुछ 7 बिलियन की बात हो रही है। जी, द बिल्कुल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 7 बिलियंस। तो आप मुझे बताएं जो चीजें अब मैं बताऊंगा आपकी इकोनॉमी के बारे में, कितने लोग ये चीज को जानते हैं इन पाकिस्तान दैट दे नीड टू डू, क्या वी नीड, लाखों लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जून तक आपको 33 बिलियन डॉलर्स तक देने हैं। और सिर्फ 4 बिलियन रोल ओवर हो गए ना, वो सऊदी और यूएई जिन्होंने कहा कि हम रोल ओवर कर देंगे। जी, और उससे हटकर और कुछ 8 साढ़े 8 बिलियन आपको जून 31 से पहले डेफिनेटली लेकर आना है, या इट्स ऑन नेगोशिएशन दूसरे मुल्कों से होगा। बट लेट मी टेल यू कि अगला साल आते फिर यू विल बी इन द सेम पोजीशन, या क्योंकि आप यू आर नॉट सॉल्विंग द डेट प्रॉब्लम, आप या डेट सर्विसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यानी जो जो कर्जा है उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कर्जे का जो सूद है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जी, लेकिन वो फिर अगले साल यू विल हैव द सेम साइकिल। दूसरी चीज ये है कि आपके पास अब शायद 3.7 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं, और जी। मेरे ख्याल से उसमें से 3 बिलियन डॉलर शायद सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अब आपके पास दो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा का इंपोर्ट्स के लिए नहीं है, और सारा का सारा शायद विल बी रिजर्व फॉर द एनर्जी सेक्टर, ऑयल के लिए, राइट? तो आप सोचें कि अगर कोई सेटलमेंट नहीं होता आइंदा 3-4 हफ्तों में, और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कैश नहीं आती जिससे हुँ, आप एनर्जी ले सकते हैं, तो या तो यूएई जहां और सऊदी अरब जहां से भी आपका तेल आता है वो आपको फ्री में दें या लोन में दें, बट वरना आपके पास एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, देयर विल बी नो गैस। सो ये एक सीरियस सिचुएशन है, राइट? इट इट लीड्स टू पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, लोग या सड़क पर आ जाएंगे, यू नो। सो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक क्राइसिस का नेक्स्ट फेज इज ऑलवेज ए पॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन आपके पास ऑलरेडी चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस। जी, सो ये बिल्कुल, साथ साथ चल रहे हैं, इट्स नॉट दैट सिक्योरिटी की क्राइसिस अलग है। बिल्कुल। सो 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 आई हैव अ फीलिंग कि समवन रियली हैज टू से कि ये सारी फुजूल बकवास छोड़ो, वी रियली नीड टू फिक्स थिंग्स, मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से। झूठे बातें छोड़ दें कि हम ये है वो है। मैं एक बिल्कुल। शख्स को सुन रहा था, कह रहा है कि एक हाथ में कुरान को ले लें, एक हाथ में एटम बम को ले लें और साद चले रिज़वी जाए अमेरिका। मैं बोला कि बिल्कुल, खैर, देखा है सर मुझे वो शेर याद आ गया गालिब का। और कहते हैं स्वीडन पहुँच जाएँ बर्बाद, सर, ये भी साथ बोला है। या कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। तो एक नहीं लेकिन द हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम, हज़ारों है सर, शायद ही इज लाखों नॉट द करोड़ों। प्रॉब्लम। द हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम तो ऐसे हर जगह पे है, हमारे पास भी है, हमारे पास कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं। ओके, लेकिन उनको सपोर्टर्स और फॉलोअर्स इतनी तादाद में जो है, दैट इज द प्रॉब्लम ना, कि दे आर विलिंग टू लिसन टू या सच बकवास एंड से कि ये क्या बकवास कर रहे हो। सो दैट इज द होल थिंग, यू हैव टू हैव एवरी, मतलब आपकी जो इंटेलिजेंसिया है सारी की सारी, इफ दे कैन कम ऑन वन पेज एंड से दिस इज अ मोमेंट ऑफ नेशनल क्राइसिस बिल्कुल। एंड वी नीड टू डील विद दिस एट अ नेशनल क्राइसिस। मैं सोच रहा था अभी, जब आपका
व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो आई वाज अबाउट टू गो इन द शावर, तो मैं सारा शावर में पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था, हाउ आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मुझे 2-3 आइडियाज आए, यूनिवर्सिटीज के नाम बेचते। कराची यूनिवर्सिटी, वाई कॉल इट कराची यूनिवर्सिटी, कॉल इट एमबीएस यूनिवर्सिटी, 10 बिलियन 5 बिलियन में नाम बेच दे। बिल्कुल। या नहीं तो स्कूल ऑफ बिजनेस, इस तरह के जो भी या हैं बिल्कुल आपके है, पास, उसके बिल्कुल। नाम बेचें बिलियनर्स को, या खुद पाकिस्तानी जो अमीर हैं उनको कहें कि भाई आप यूनिवर्सिटीज को डोनेट करें पैसे, और वो पैसे आपके पास फॉरेन करेंसी की आ जाएगी कैश, बट द मनी विल स्टिल बी देयर विद द यूनिवर्सिटीज, यू कैन इंप्रूव एजुकेशन वगैरह। आई मीन इट्स बिल्कुल। छोटा सा है, बट इस तरह के कई चीजें हैं, एसेट सेल। दूसरा, आप बुरा मानेंगे बट थोड़ा मजाइया सोल्यूशन है जो सॉल्व बोथ योर प्रॉब्लम्स, केपीके को बेच दे। किसको? चाइना के अलावा और कोई खरीदेगा नहीं। $100 बिलियन डाउन पेमेंट, सालाना $10 बिलियन लेने, आइंदा 10 साल 15 साल तक दे कैन हैंडल केपीके की आपके फ्लूइड। सो द थिंग इज, दैट इज व्हाट आईएमएफ इज गोइंग टू डू। मैं आपसे मजाक से कह रहा हूं, बट बिल्कुल। आईएमएफ यही कहेगी कि एसेट्स बेचे, इसलिए आपके एम्बेसी और ये वो चीजें बिक रही थी बिल्कुल। न्यूयॉर्क में, राइट, टू या जनरेट कैश। सो दे आर गोइंग टू से कि गवर्नमेंट नीड्स टू सेल एसेट्स। तो अब गवर्नमेंट के पास एसेट्स क्या है? आई डोंट नो वेदर पीआईए इज पब्लिक या प्राइवेट। तो अगर पब्लिक है तो आप पीआईए बेच सकते हैं। तो देयर बिल्कुल आर पब्लिक दोस है। काइंड ऑफ थिंग, तो गवर्नमेंट विल हैव टू सेल इट्स एसेट्स टू जनरेट दोस रेवेन्यूज। लेकिन रिमेंबर कि खाली अगर आप इंटरेस्ट के लिए चीजें बेचने लगे तो फिर अगले साल क्या बेचेंगे? सो यस। द वे यू डील विद दिस, कि 3-4 चीजें हैं। एक, नंबर 1, कि आप जो है आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो फजूल चीजें आ रही हैं ना, लग्जरी बिल्कुल। आइटम्स वगैरह, उनको पूरी तरह से स्टॉप कर दें, या उन पे बहुत ही ज्यादा कस्टम लगा दें, जी। और कस्टम भी लगाएं फॉरेन एक्सचेंज में। सो कोई अगर बेवकूफाना अमीर शख्स है जो 2 मर्सिडीज खरीदना चाहता है तो बिल्कुल। खरीदने दे, ले, बट मेक हिम पे द कस्टम इन फॉरेन करेंसी। ले लें, ठीक है, हम कस्टम भी लगाएंगे, और वो कस्टम आप रुपए में नहीं दें, ओके। फॉरेन डॉलर्स में पे करें। दैट इज वन वे एग्जैक्टली। टू डील विद दिस। तो कट द इंपोर्ट्स या उसको डिसइंसेंटिवाइज करें, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। देखिए, इतनी कीमत गिर गई है पाकिस्तान की रुपी की कि नाउ एनीथिंग दैट वी बाय इन पाकिस्तान विल बी वेरी चीप। एग्जैक्टली। ये एक्सपोर्ट में मदद करता है, दिस हेल्प्स इन एक्सपोर्ट्स, यू नो। सो पाकिस्तान में आई थिंक दे शुड हैव अ टास्क फोर्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट, नॉट पॉलिटिशियंस, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हु कैन रियली फाइंड के भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो हम करेंगे फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, बट शॉर्ट टर्म में हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक्सपोर्ट करें, जिससे आपको फॉरेन करेंसी आएगी। तीसरी चीज ये है कि अगर आप अपना सिक्योरिटी का माहौल ठीक कर दें, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानीज इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो बाहर है डायस्पोरा में, दे मे फील सेफ टू आइदर इन्वेस्ट इन पाकिस्तान या सेव इन पाकिस्तान ना। बिल्कुल। तो फॉरेन आपने रेमिटेंसेस बढ़ाए, और जो सबसे मुश्किल चीज होगी इस माहौल में विल बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अभी तो कौन या इन्वेस्ट करेगा, यू बिल्कुल। नो। सऊदी अरेबिया ने कहा था ना कि $9 बिलियन या $20 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, बिल्कुल। बट दैट इज लॉन्ग टर्म, दे आर गोइंग टू होल्ड देयर हैंड बैक। अगर जरा भी झड़पें होती हैं, राइट्स होती हैं, वायलेंस होती है, तो पीपल आर गोइंग टू होल्ड बैक, क्योंकि उनके एसेट्स, देखिए अगर आप इंश्योर्ड बिल्कुल। भी है एसेट, तो या एसेट्स पे नुकसान हो सकता है। और भाई आपको पता नहीं है, आपके पास एक प्रॉब्लम आ रहा है विच इज क्वाइट अ बिग प्रॉब्लम। ईरान ने धमकी दी है कि अगर आपने रोड नहीं बनाई, या पाइपलाइन जो उनका है वो अगर नहीं बनाई, तो $18 बिलियन के लिए वो सू करेंगे आपको, क्योंकि दे हैव डन देयर पार्ट ऑफ इट। वो जो या यस। ईरान से पाकिस्तान तक जो पाइपलाइन आती है, उन्होंने अपने पास तो बना लिया, आपने नहीं बनाई। एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन 2016। ये 2023 में हम आ गए, तो उन्होंने वार्निंग दी है 2024 अप्रैल तक कि इफ पाकिस्तान डजंट बिल्ड दैट, देन। तो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन है कराची वहां पे ईरान में, एंड आई एम श्योर दे आर सेइंग कि भाई और वक्त दे। सी दैट्स द पॉइंट, रादर देन सेइंग दैट दे शुड हैव अनदर
ये पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है बकवास, ये बनाए पाइपलाइन सर बात काम। बात सारी ये है क्योंकि सबसे अफसोसनाक बात ये है कि जिस वक़्त 2008 में ज़रदारी साहब ने आखिरी दफ़ा इसका ओपन करवाया था और वहाँ पे नवाब शाह के पास और बॉर्डर पे कहते हैं कि ये पाइपलाइन जी नवाब शाह तक आएगी और वहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान को ये गैस सप्लाई देगी। बट अफ़सोस के साथ कि इसकी ओपनिंग तो हमने 3-4 दफ़ा इसकी इनॉग्रेशन इसकी करवाई है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जब हम कभी चीन हमसे नाराज होता है, कभी सऊदी अरेबिया हमसे नाराज होता है और कभी अमेरिका हमसे नाराज होता है। तो या तो सर हम उनको खुश रखेंगे या फिर अपने मुल्क की फिक्र करेंगे। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं शायद चल सकती या हम नहीं चला सकते, आई डोंट नो दैट। खैर एनीवे दैट वो इज इशू। बिकॉज जी जी सर, सर दैट इज बिकॉज आपने एक आइडियोलॉजियों का बहुत ही शौक है, एक जी एंटी अमेरिकनिज्म जो पाल बिल्कुल रखा है ना, इट मेक्स बिल्कुल। अमेरिकन्स वेरी नर्वस, या वेरी नर्वस। मैं कल आई वाज लिसनिंग टू माइकल कूगलमैन, जो यहाँ पर ही इज वन ऑफ द अमेरिकन एक्सपर्ट्स ऑन साउथ एशिया। तो माइकल कूगलमैन वो कमर चीमा शो पर थे एंड ही सेड वेरी क्लियरली कि मतलब उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज ऑन इट्स ओन, अनफॉर्चुनेटली इट हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड neither Europe nor the West are really keen to help it on security matters. इंटेलिजेंस देंगे, ये तो मैं भी पहले ही कह रहा था, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, थोड़े बहुत पैसे मिलियंस में देंगे, लेकिन बिलियंस में और एक्टिव पार्टिसिपेशन का आपको उम्मीद नहीं रख सकते। और माइकल ने बहुत क्लियरली कहा कि एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज इमरान खान इज नॉट एट द हेल्प। वो तो आपको याद है, मैंने पहले कहा था कि बिल्कुल। ये रिवॉर्ड के तौर पे पैसे मिल रहे हैं फॉर गेटिंग रिड ऑफ इमरान खान। या अगर इमरान खान आ जाते हैं इलेक्शन जीत के और फिर वो ये अपनी शुरू करते हैं वो पुरानी बातें, तो आई थिंक आईएमएफ भी नहीं आएगा आपके पास सर लेकिन दोबारा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं एक यानी एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने बोला कि हमें जो वर्ल्ड पावर्स होती थी उनका साथ देने का हमें बड़ा शौक रहा है। शायद लास्ट 50 ईयर से हम यही करते रहे और कहते हैं कि आज हम अकेले खड़े हैं। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। तो ये तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी पता है कि भाई ना अमेरिका आपके साथ अब खड़ा होगा, ना यूरोप, ना सऊदी अरब, ना कोई और। क्योंकि आपने अब आप जाने और आपका काम जाने, आपने जंग लड़नी है या नहीं लड़नी, उनको आने देना है या उनको पीछे धकेलना है, आपका अपना मैटर। इवन अफगानिस्तान की हुकूमत कहती है कि भाई हमारा मसला नहीं है टीटीपी, ये आपका मसला है, आप जाने और टीटीपी जाने। तो ऐसी सूरत में सर पेशावर का इंसिडेंट यकीनन आपने देखा होगा। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी, आप बिल्कुल आपने डिटेल में बता दिया। मैं भी यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। और उसके ऊपर फिर जब सिक्योरिटी के इस तरह के थ्रेट्स आ जाएं, पेशावर कोई मतलब छोटा शहर नहीं है, कैपिटल है खैबर पुख्तनख्वा का। इस इस्लामाबाद से टोटल 1.5 आवर्स की जो है वो ट्रेवलिंग पे है, बाय रोड आप पहुंच सकते हैं पेशावर, यानी इतना डिस्टेंस है इस्लामाबाद से। इसके बावजूद इस तरह का इंसिडेंट होना या फिर इस तरह के थ्रेट्स आना, मेरे ख्याल में दुनिया भी इसको देख रही होगी, अमेरिका हो या कोई और, वो इन्वेस्टर हो या सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हो, सब देख रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान कैसे निकल सकता है इस इशू से? फैज हमीद साहब को बड़े आड़े हाथों लिया जा रहा है आजकल, सोशल मीडिया में कुल्लम कुल्ला उनका नाम लिया जा रहा है कि भाई आपकी गलतियों की वजह से मजीद हम धंसे हैं इस मुसीबत, इस दलदल में। नवीद अंजुम साहब को भी लिया जा रहा है, मैं देख रहा था 45,000 टिप्स थे आस्किंग हिम टू रिजाइन, जो आईएसआई के चीफ हैं, राइट। जी देखिए, इट इज एन इंटेलिजेंस फेलियर, इट इज आल्सो ए सिक्योरिटी या फेलियर। वो बंदा 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी क्रॉस कर, देखिए एक्सप्लोजन इतना बड़ा था फखर साहब, कितनी बड़ी उसकी वेस्ट थी होंगी, सोचिए आप, राइट। इतना छोटा मोटा जेब में तो नहीं था ना वो बम। नहीं नहीं सवाल तो ही नहीं होता। तो बिल्कुल। या तो उसको बम मस्जिद में मिला और वो ही केम विदाउट इट, या राइट। दैट मीन्स समबडी इज एन इनसाइड जॉब, किसी ने बम वहां रखा, फिर वो मस्जिद पहुंच कर फिर वो बम को हासिल किया, या वो लेकर आया एंड देन ही वेंट थ्रू दिस सिक्योरिटी चेक्स। वो भी पुलिस की सिक्योरिटी है, इट्स नॉट एज इफ एनीथिंग, राइट। बिल्कुल। केपी, देखिए जो लॉ जो चेंज करे ना पाकिस्तान में, वेयर दे मेड दीज इश्यूज रीजनल, राइट। तो आपकी पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अनलेस वी आर आस्क्ड टू डू इट। तो ये दिस हैज बिकम अ पुलिस मैटर, राइट। या जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक जो मेजर स्ट्रेटेजिक चेंज था, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव उसको बाजू रख दें,
बट ही सेड 9/11 को देखकर कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, नॉट ए क्राइम। टेररिज्म को, वी ट्रीटेड टेररिज्म आफ्टर दैट एज वॉर नॉट क्राइम। एफबीआई के हाथ से लेके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दे दिया, क्रिमिनल्स की तरह नहीं। आपके पास उल्टा हुआ है। योर गवर्नमेंट स्पेशली अंडर इमरान खान मेड दिस ए लोकल मैटर। आर्मी को हटा दिया है फ्रॉम द फ्रंट लाइंस ऑफ फाइटिंग टेररिज्म, और ये पुलिस, ना पुलिस के पास उतनी कैपेबिलिटी है, ना इंटेलिजेंस गैदरिंग की कैपेसिटी है। और अगर, क्योंकि इंटेलिजेंस आपकी सारी फौज के पास है, देखे आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, देयर मिलिट्री इंटेलिजेंस, यू डोंट हैव जैसा हमारे पास सीआईए और डीआईए है, अलग अलग है ना, वैसा नहीं है आपके पास। So the police does not have access to the intelligence that the military has, right? So they cannot act effectively. So there are structural problems आपके security को लेकर। But the other thing is कि भाई आपके पास दो प्रॉब्लम है। एक शॉर्ट टर्म, जैसा कि आज बुखार आपका 104 105 हो गया है, जिसकी वजह से आदमी बुखार से ही मर सकता है, राइट? तो द डॉक्टर्स का प्रॉब्लम रहता है कि फर्स्ट लेट्स ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन एंड देन विल फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? उसके बाद देखेंगे अरे भाई इसको तो कैंसर हो गया, एंड देन दे विल से चलो कीमोथेरेपी करें आइंदा 5 साल। बट राइट नाउ द फर्स्ट, तो आपका वो जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो दिख रहे हैं, दैट इज ए सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी एक्सट्रीमिज्म है। ये जो साद रिजवी है ना, उनके जो बयानात है, दैट एक्सट्रीमिज्म इज द प्रॉब्लम। वो खुद कुछ ना करें, लेकिन उनके ऑडियंस में जो सुन रहे हैं बच्चे, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। तो वो रेडिकलाइजेशन सोसाइटी में भर गया है। आप उसको कैसा डील करेंगे, ये बताएं मुझे। लोग कहते हैं ठीक है, पाकिस्तानी पब्लिक नेवर वोट्स फॉर दीज पीपल, इनको वोट नहीं मिलते हैं हमेशा, या तो नवाज शरीफ या पीपीपी को वोट मिलते हैं। सो देयर इज अ लार्ज मेजॉरिटी हु इज नॉट विद दिस पीपल। बट ये इतनी ज्यादा तादाद में है आपके पास एक्सट्रीमिज्म, अगर आप उसको कॉम्बैट नहीं करेंगे तो देन इट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। यहाँ पे मजाक से लोग कहते थे कि कि जब अमेरिका नेशन बिल्डिंग कर रहा था अफगानिस्तान में, तो लोग मजाक से कहते थे कि भाई पाकिस्तान शुड अटैक अमेरिका, तो फिर अमेरिका आएगा, फिर पाकिस्तान को कॉन्कर करेगा, फिर रिबिल्ड करेगा पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस जमा। लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम ये था कि क्या होगा अगर पाकिस्तान जीत गई जंग, तो पाकिस्तान अमेरिका का क्या हाल बना देगा। तो दैट इज द थिंग। सो आई थिंक यू हैव टू एक्सटर्नल, अब कोई नहीं आने वाला है, यू विल हैव टू डू योर रिफॉर्म्स। और it sounds very boring और बचकाना, लेकिन I think the reforms will have to start in how Pakistanis think about Islam and Islam's role in the public sphere. Absolutely right, sir. और इस्लाम का मकसद ये नहीं है कि दूसरों के ऊपर आप इस्लाम हावी करें। इस्लाम का मतलब ये है कि आप सबमिट अपने आप पे करें, इस्लाम अपने आप पे हावी करें पहले, फिर बताएं। इस्लाम में ये वैल्यूज हैं, इस तरह की जंगे, लोगों को तकलीफ, काफी हदीसें हैं, डू नॉट डू हार्म, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्म, ला दरर वला दरार, कई चीजें हैं। आप खाली इमाम नववी के 42 जो हदीसें हैं वो पढ़ लें तो काफी है पूरे मुल्क के लिए, देयर इज एनफ। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम इज द मोस्ट एंटी इस्लामिक इस्लाम ऑन अर्थ। अफसोस के साथ मसला ये है कि हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे फ़ायदे की कोई चीज़ है तो वो बहुत अच्छी है। अगर मेरे फ़ायदे की नहीं है तो मैं कहता हूँ यार ये तो किसी और की है। अब हम दूसरे पे लागू करते हैं, दूसरे के लिए हम बड़े अच्छे जज और अपने लिए बहुत अच्छे वकील रहते हैं। ये हमारा मसला है और ये माइंडसेट चेंज करने में पता नहीं और कितना टाइम लगेगा और चेंज होगा या नहीं होगा। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you.